अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है और कहा है कि ऐलानिया मुज़ाकरात नहीं करने तो खुफिया ही कर लें। ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ऐसे मंसूबे की बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले की हड्डी बना और बताएंगे कि अब KP हुकूमत ने क्या किया है। 80% डॉक्टर्स बच्चों को मसनूई दूध क्यों पिलवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में सामने आने वाले होशरुबा इंकशाफात भी प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आवाम की। महंगाई और हालात के हाथों पिस कर रह गए। सरकार के दावे, ऐलानात, बयानात देखे जाएं तो इस वक्त मुल्क की मईशत रॉकेट की रफ्तार से परवाज कर रही है। मूडीज क्रेडिट रेटिंग बरकरार दे रही है, फिच भी तारीफें कर रहा है। स्टेट बैंक बता रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, लेकिन आवाम है कि उन पर इन मस्बत खबरों का कोई असर नहीं हो रहा। आलमी तहकीकी इदारे एप्सोस के सर्वे 15 से 20 अगस्त के दौरान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 1000 अफराद की राय जानी गई, जिसने तमाम दावों, ऐलानात और बयानात का भांडा फोड़ दिया है। एप्सोस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक 99% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की सिमत को गलत करार दिया। 94% पाकिस्तानियों के मुताबिक आम घरेलू अशिया की खरीदारी करना बहुत मुश्किल है। 90% अफराद रिटायरमेंट के बाद बच्चों की तालीम, शादी के लिए पैसे बचाने से नाउम्मीद हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 33% शहरियों ने महंगाई को सबसे बड़ा परेशान कुन मसला करार दे दिया है। 18% ने बेरोजगारी, 11% ने बिजली के बढ़ते बिलों को परेशान कुन करार दिया। 9% के नजदीक बढ़ती हुई गुर्बत ज्यादा बड़ा मसला है। आलमी तहकीकाती इदारे एप्सोस की जारी करदा रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 7% पाकिस्तानी शहरियों के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग बड़ा मसला है। 3% के मुताबिक रुपए की गिरती कदर, 2% के मुताबिक करप्शन बड़ा मसला है। 1% के नजदीक रियासती इदारों की एक दूसरे में मदाखलत अहम मसला है। 1% ने खुराक की सूरत हाल को बड़ा मसला करार दिया। सवाल यह है कि अवाम हुकूमती इक़दामात पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे। अवाम की मायूसी की वजूहात क्या है। अवामी सर्वेज हुकूमती इक़दामात के बरक्स क्यों हैं। नाजरीन, इस हवाले से चंद हक़ाइक़ और वजूहात आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर में बिजली के ज़ायद बिलों ने महंगाई के सताए अवाम की कमर पूरी तरह तोड़ दी है और इससे कबल भी मुख्तलिफ शहरों में बिजली के ज़ायद बिलों पर भाई की जानिब से भाई की जान लेने और खुदकुशियों के मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके हैं। जिस रोज वजीर आजम पाकिस्तान ने मुल्क की मईशत की बेहतरी की नवीज सुनाई थी, उसी रोज फैसलाबाद में बिजली का बिल 25,000 आने पर दिहाड़ीदार मजदूर ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। यही नहीं बल्कि पंजाब से खैबर गिलगित बल्तिस्तान से गवादर तलक पूरे पाकिस्तान में शहरियों को दाल और दलिया की फिक्र लाहक है। मोहतरम खादमे पाकिस्तान, यकीनन मुल्क की मईशत के अशारिये बेहतर होंगे, लेकिन जब तक दिहाड़ीदार मजदूर, तनख्वाहदार और कारोबारी हर किस्म के पाकिस्तानियों को जिंदगी का मयार बेहतर नहीं होगा तो अशारिये, ये खबरें, ये दावे, ये ऐलानात अदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे से बढ़कर कुछ नहीं। मोहतरम, आपकी परवाज बुलंद हो, लेकिन टेक्सला के इलाके ढोक साधु के मलिक ताहिर की पंखे से लटकी लाश रियासत से शिकवा कर रही है कि 4 माह से रोजगार की तलाश में मारा फिरता रहा, लेकिन क्यों इसे मुल्क की मईशत बेहतर होने के ख्वाब दिखाए गए। मोहतरम खादमे पाकिस्तान, आप गंदम के वाफिर जखीरे, चावल की बरामदात और आम की बैरून मुल्क मांग पर खुश हो रहे, लेकिन आप ही के मुल्क में 350 एकड़ का ठेकेदार अच्छे रेट न मिलने और अखराजात बढ़ने की वजह से जहर की बोतल जिंदगी के बोझ से निजात का तरियाक समझकर पी जाता। इसके मासूम बच्चे आज भी रियासत की जानिब शिकायत भरी नजरों से देख रहे। मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सरगोदा के रिहायशी सेल्समैन घर का सामान बेचकर बिजली का बिल और घर का किराया अदा करता है, मगर घर वालों के लिए खाने के पैसे ना होने पर खुदकुशी कर लेता है। मोहतरम खादिम पाकिस्तान, आपके आबाई घर से चंद किलोमीटर दूर शाहदरा के रिहायशी ने तो खुदकुशी से कबल रियासत को पुकारा था। इससे पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की कि घर में राशन का एक दाना नहीं है। 7 माह से घर का किराया भी अदा नहीं किया। गुर्बत से तंग आकर मैंने खुद समेत बीवी और 5 बच्चों को जहरीली गोलियां दे दी हैं, लेकिन इस कॉल के बावजूद रियासत इसकी मदद को नहीं आई। हुजूर, आपके अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा एक जानिब, मगर मुल्क में हर तरफ गुर्बत का राज है। गरीब मजीद गरीब तर होता जा रहा है और गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है।
माशी बदहाली, माशरती तफरीक के इस माहौल में आए दिन गरीब अफराद भूख और बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, एक गुर्बत का नोहा, खुदकुशी की खबरें, आम आदमी का अलमिया, ऐसी अनगिनत दास्तानें हैं जो आपके कानों तक शायद पहुंच ही नहीं पाती। रावी आपको बस चैन ही चैन सुनाता है और दिखाता है। आली मर्तबत खादिम पाकिस्तान, आपने इस कौम से इनका मुस्तकबिल संवारने के वादे किए थे। वो एक नवाला रोटी ना मिलने पर 2 घूंट जहर पीकर जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी छोड़े जा रहे हैं कि आखिर कब इनकी तकदीर बदलेगी, आखिर कब इनके साथ इंसाफ होगा। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हुकूमत कहती है सब अच्छा, हुकूमत के अदाद शुमार कहते हैं सब अच्छा है। डॉक्टर साहब, गरीब का जो पेट उसकी कमर से लग गया है वो तो कुछ और कहानी सुना रहा है। वो बिजली का बिल और उसकी वजह से पंखे पर लटकी हुई लाश, वो तो कोई और कहानी सुना रही है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी बात से कुछ इख्तिलाफ है सर। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सर, हुकूमत बेहतरी के दावे कर रही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आदाद शुमार सही सिंध में है या हुकूमत के और स्टेट बैंक के आदाद शुमार कोई बेहतर सूचना दिखा रहे हैं, मैं इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। ठीक, बिल्कुल वाज़ेह आदाद शुमार जो है वो तो सामने है ना आपके, उनसे हम बात कर लें। कौन सा आदाद शुमार बेहतर हुआ है? पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को, पाकिस्तान के जोग्राफियाई जो है जो जौहरी प्रोग्राम को संगीन तरीन खतरात लाक हैं जो रोज़ बरोज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी की वारदातें मुल्क में रोज़ाना हो रही हैं जिसमें बैरूनी अनासिर मुलविस हैं और आप ताकत से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, पार्लियामेंट, साबका हुकूमतें आवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही हैं मुस्तकिल, जिनका आपने जिक्र किया। तो मुझे बताइए कि ये फिर कौन सी दहशतगर्दी की जंग आप जीतना चाहते हैं, पहले तो ये बता दें। अब आप हक़ाइक़ की तरफ आ जाइए। उससे पहले ये बता दूं कि 10 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं पाकिस्तान में। वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिला सकते। इस वक्त हुकूमत के मुताबिक 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जबकि आइन ये कहता है 25 अलिफ आइन कहता है कि 5 साल से 16 साल के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है। आपने करप्शन की बात की, आइन की शिक 3 कहती है शुरू बिल्कुल में कि करप्शन का खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदल की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है काबिल एहतराम इदारा है, कभी इलेक्शन की बात करती है, कभी रिजर्व सीट्स की बातें करती है, कभी दूसरी करती है। कभी एक ये भी तो कर लें कि भाई 25 अलिफ भी कोई एक चीज़ है जिसमें ये कहा गया कि 5 साल से 16 साल के बच्चे को लाजमी मुफ्त देना था, स्कूल में भेजना है। ये तो 2080 तक भी नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से भी करता हूँ, आप सारे काम छोड़ दें, 184(3) के तहत हुकूमत को बुला लें, पार्लियामेंट के लोगों को बुला लें और ये कहें कि भाई ये 26 मिलियन बच्चे 25 अलिफ के तहत आपकी जिम्मेदारी है कि आप भेजें, रिजर्व सीट्स हो या नहीं हो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आप 3 साल का मुझे प्रोग्राम दे दें कि 26 मिलियन के लिए कितने स्कूल चाहिए, कितने स्कूलों की डबल शिफ्ट होगी, कितने टीचर्स चाहिए, कितना बजट चाहिए, वो बता दें और उसका 1/3 इस साल रख दें। वो आपको रखना है, उससे आगे मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा। रिजर्व सीट गई खड्डे में, वो आप रखा लीजिए। उसके बाद उनसे कहें सुप्रीम कोर्ट खुद 184(3) के तहत कि जनाब ये तो 26 का हो गया, इलाज मालजे का तीनों पार्टियों ने कहा है 2.5% करेंगे, वो आप रख दीजिए। उसके बाद कर्जों पर जो सूद रखना है वो आप रख दीजिए, हमें देना है, हमें दिफा के लिए ज़रूरत है वो रख दीजिए। उसके बाद उनसे कहें जो आप अखराजात करना चाहते हैं उसकी रकम रख दीजिए, वो टोटल कर लें। उसमें से 5,000 कहें बजट खसारा होगा, मान लिया, बाकी रकम आपने टैक्सों में वसूल करनी है आवाम पर बोझ डाले बगैर। और ये कोई बड़ा काम इसलिए नहीं है कि पूरी कौम, ये देखे ना शराफिया की मईशत है। जब शहबाज शरीफ, आपसे भी मेरा सवाल है, जब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हमारी FBR ने 1 साल में 15,000 अरब रुपया इस्तेदाद से कम वसूल किया, उन्होंने किया 9,000, ये उनके अल्फाज है मेरे नहीं है, 9,000 अरब वसूल किया, 24,000 करने चाहिए थे। वो ये कहते हैं, उसमें सूबाई हुकूमत की उन्होंने बातें नहीं की, काले धन की बात नहीं की, अगर वो मिलाएं तो 22,000 बनता है।
अगर इन तीन पार्टियों से तो मैं मायूस हूँ। अगर किसी पार्टी ने, किसी सिविल सोसाइटी ने, किसी मजहबी जमात ने, किसी दीनी जमात ने कोई धरना देना है तो वो ये कह के जी ये जो 15,000 अरब वज़ीर साहब ने कहा है उसमें सूबों का शामिल करके ये आप कर लें। कभी वो कहते हैं जी आईपीपी, अरे आईपीपी से आपको 200 अरब भी नहीं मिलेगा। अच्छा। वो बात खत्म हो गई तो कहते हैं जी ताजरों, अरे भाई ताजरों से आपको क्या मिलने वाला है? आप तो ये कहें कि ये 15,000 या 22,000 अरब पूरे पाकिस्तान का जो है ये आप वसूल करें, जीएसटी को कम करें। नहीं तो किससे वसूल करें? तनख्वाहदार तबके से वसूल करें, पहले उनसे तो ले रहे हैं, तो ताजर ही बच जाते हैं ना सर पीछे। ताजरों से तो वसूल करना है फिर जो बकिया रकम। नहीं जनाब, उनसे बहुत मामूली रकम आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अच्छा। एग्रीकल्चर से आपको मिल रहा है 2.5, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं तो रिसर्च के बाद बात करता हूँ, करता नहीं, इसलिए सीख रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर जिसका मईशत में हिस्सा 24% है, वो दे रहे हैं आपको 2.5 अरब रुपया, और तनख्वाहदार तुम्हारे आप जैसे लोग ये दे रहे हैं 375 अरब रुपया। तो ये जो रिटायर्ड लोग सरकारी मुलाजमीन और मुलाजमीन हैं, वो जो शाम को बैठ के व्हाट्सएप करते रहते हैं, एक पार्टी की मैसेज दूसरी पार्टी की मैसेज, वो कभी ये नहीं कहते कि भाई मैं 300। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक दफा दोबारा दोहरा दीजिएगा, एक दफा प्लीज। 24% की मईशत का हिस्सा रखती है ज़राअत, वो कितना दे रही है और तनख्वाहदार कितना दे रहा है सर? 2.5 अरब रुपया तकरीबन, यानी 3 अरब से कम। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका मईशत में हिस्सा है वो दे रहे हैं 3 अरब रुपए से कम। ओके। और ये तनख्वाह मासूम बेचारे ये 375 अरब रुपए दे रहे हैं। इतना सालाना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं, ये घरेलू खवातीन हैं, ये कभी ये इनको शाम को जो बैठ के 2-2 घंटे व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं कि फला की बेल हो गई, फला की नहीं हो गई, फला का एक्सीडेंट हो गया, अरे खुदा के गजब से डरो, मुल्क को बचाओ। तुम तो ये बात करो कि 26 मिलियन मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेरे घर में खाने को पैसा नहीं है। आइन तो 25 अलिफ कहता है हर एक को भेजो, आइन 38 तो ये 37 तो ये कहता है अदर अल इंसाफ होगा। ये तो आप करप्शन की आखिरी सिम पे जा रहे हैं। मैं एक बात आपको ये बताना क्यों चाह रहा हूँ, ये बता दें। मैं ये 5 करोड़ आदमियों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने बैंकों में अकाउंट रखे हैं कि आइन ने ये कहा है, जो हमारा बैंकों का है, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। और इसके अब एक बेचारा गरीब आदमी जिस मिडिल क्लास का, मैं आपको बड़ी हकीकत बता रहा हूँ जिसपे हम बात नहीं करते, मैं अल्फाजों में नहीं जा रहा हूँ। एक आदमी ने 20-25 साल पहले 200 गज का एक प्लॉट डिफेंस में ले लिया था, बहुत सस्ता होता था 200 गज का, बहुत। अब उसने छोटा सा मकान बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेचने जाएगा, उसको 4 करोड़ रुपए मिलेगा। अब वो 4 करोड़ रुपए अगर बैंक में रख दे, ईमानदारी का पैसा है उसका, जायज, आपको पता है उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 45%। अरे भाई एक आदमी ने मकान बेच के 45% उसके मुनाफे पर टैक्स, जो चोरी डाके का है उसको एमनेस्टी पर 6% टैक्स। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 45% किस खुशी में आपने लगाया? वो तो मुल्क में बचतें कर रहा है, आप क्यों कर रहे हैं? ये 45 क्यों लगाया? ये कह रहे हैं बेवकूफ आदमी को कि तुम बैंकों में पैसा मत रखो, इसको डॉलर बना लो, वहां पर तुम्हें बचत हो जाएगी, डॉलर बनाओ, पैसा बाहर भेज दो। आप तो अपनी मुल्क की बचतें गिरा रहे हैं। 15,000 अरब रुपए जब टैक्स की वसूली कम हो रही है, हमारे मुल्क में जो बचतें होती थी जीडीपी के तनासुब से, उसमें 10,000 अरब रुपए की कमी हो गई है। तीसरी बात मैं आपको बता, आंखें खुल लीजिए, 6 महीने के अंदर बैंकों ने 5,000 अरब रुपए हुकूमत को कर्जा दिया है, जो उनका काम नहीं था। आपको पता है 25 करोड़ की आबादी में उन्होंने कितना दिया है? 100 अरब रुपया। अच्छा। कोई साजिश, कोई सरकार बोला कि भाई ये बैंकों का काम तो था कर्जे देना, सनत, तिजारत, ज़राअत, वो तो 100 अरब है। हुकूमत को कर्जे दिए जो है 5,000 और 22% इंटरेस्ट रेट पे दिया सर। टैक्सों की चोरी मत रोको, तो हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हमारा काम भी आसान हो गया, हमारा मुनाफा बढ़ता चला जाएगा, मुल्क गया जहन्नुम में और तुम अपना मुनाफा बना लो। तो फिर वो काहे की सरमायाकारी आएगी, मुझे बता दें। तो मैं ये बातें 3 बताई, फिर आप देखें कभी कभी शोर आता है, अरे पनामा में लूट लिया, पैनामा चला गया, दुबई लीक चला गया। अरे भाई मैंने उस वक्त भी कहा था 1 पैसा नहीं आएगा। कोई पाकिस्तानी मुझे बता दें, कोई सियासी पार्टी बता दें, कोई दानिश्वर बता दें, कोई मुफ्ती बता दें, कोई मजहबी जमात बता दें, जो ये कहती हो कि जी बाहर का बात जरूर करें, जो मुल्क के अंदर चोरी का पैसा है, जो प्रॉपर्टी चोरी की है, बैंकों में चोरी का पैसा पड़ा, कौमी बचत में पड़ा है, जिसकी तफसील आपके पास है, जिसका कानून है मौजूद है, बगैर कोर्ट में जाए आप ले सकते हैं, उसकी बात करना गुनाह समझते हैं। कोई एक सियासी पार्टी बता दीजिए, कभी कहेंगे पनामा, कभी कहेंगे, इसलिए उनको पता है कि वो पैसा आने वाला नहीं है। तो शोर जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, ये गठजोड़ है, उन चीजों पे शोर कर रहे हैं जो नॉन इश्यूज है, जिसमें कुछ नहीं मिलना।
अगर आज एक धरना कर दिया जाए कि 15,000 अरब ई टैक्स की कमी बताई है शहबाज शरीफ साहब ने, वो करें, उसके बाद आपको जो है GST को 8% पे लेके आए, 18 पे नहीं, उससे गुर्बत कम होगी। पेट्रोलियम लेवी भत्ते को खत्म करें, ये जो आमदनी बढ़ेगी इसको तालीम पर करें, सेहत में करें, अब GST कम होने से महंगाई कम होगी। वो एक मुतालबा अगर आप मुझे किसी दानिश्वर का, किसी मीडिया का, किसी सिविल सोसाइटी का नहीं करेंगे। सर प्रॉब्लम ये है जो बातें आप बता रहे हैं हमने कभी किसी और दानिश्वर से सुनी नहीं है, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये पूरी डायरेक्शन ही गलत है जिसमें हम जा रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। सितंबर ने दस्तक दे दी और गर्म मिजाज मौसम बदलते ही शहरे इक्तदार का सियासी दर्जा हरारत भी गिरने लगा है। तल्ख लहजे बदलने लगे और मेल मुलाकातें बढ़ने लगी हैं। सियासी नशिस्तों से पहले पुरतपाक इस्तकबाल, गर्म जोश मुसाफे और दिलफरेब मुआनके भी खुशगवार सियासी मौसम का पैगाम देने लगे। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक अहम बदलाव आया है और हुक्मरान जमात ने अपनी बड़ी हरीफ सियासी जमात की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अंग्रेजी अखबार द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलावास्ता बातचीत के लिए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई से राब्ते में है। खबर के मुताबिक नून लीगी क़यादत ने सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को महमूद अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी दी है। खबर में कहा गया है कि नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ इसके और इसके इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हो। तहम अगर PTI को लगता है कि इसके हामी और वोटर्स PTI के नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर महमूद खान अचकजई के तवस्सुत से PTI को बराह रास्त लेकिन पसपर्दा मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है। महमूद खान अचकजई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करना चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। नून लीग ने बराह रास्त मगर पसपर्दा मुज़ाकरात की पेशकश शायद इसलिए की कि जब PTI की जानिब से महमूद खान अचकजई को हुकूमती जमातों से बातचीत का मैंडेट दिया गया, तो साथ ही PTI का बुनियादी मौक़िफ़ भी वाज़े किया गया कि PTI हुकूमत में शामिल 3 जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बराह रास्त मुज़ाकरात न करेगी। हदायत की है कि जो 2 बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी है और MQM है, उनके अलावा बाकी सारी जो जमातें हैं पाकिस्तान की जो जमहूरियत में यकीन रखती हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें। अंसार अब्बासी के मुताबिक नून लीग ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी, लेकिन वो शुरू दिन से PTI को मुज़ाकरात में इंतहाई गैर संजीदा भी समझती आई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आज भी नून लीग का यही बयानिया दोहराया और दो टोक अंदाज में कहा कि जब तक PTI अपने सख्त मौक़िफ़ से यू टर्न नहीं ले लेती, इससे बात नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक कदम आगे और चल गए और PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफत ही कर दी। हम चीखें निकलती हैं, असल में ये NRO चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ किस बात की बातचीत हो सकती है? लिहाजा मैं इस बात पर बहुत वाज़े कहना चाहता हूँ कि PTI ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें इस दहशत गर्दी की, इस इंतहा पसंदी की और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनेगी। ये जो अब बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी आप हक में नहीं। PTI को बराह रास्त पसपर्दा मुज़ाकरात के साथ साथ वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को भी इंगेज करने की कोशिश तेज कर दी। सियासी हल्के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के सिर्फ 6 दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात को भी अहम सियासी पेशरफ्त का पेश खैमा करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ पहले अपने काबिल एतमाद और ताकतवर वज़रा का स्क्वाड लेकर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचे और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद तलब कर ली।
वजीर आजम ने मौलाना की नाराजगी दूर करने की यकीन दहानी भी कराई। वजीर आजम और मौलाना के दरमियान गिले शिकवे भी हुए और वजीर आजम ने कई हवालों से अपनी मजबूरियों की पटारी भी इनके सामने खोल दी। मुलाकात के दौरान वजीर आजम और मौलाना में दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, हम चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें, हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। इससे कबल 24 अगस्त को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर गए थे, जिसके बाद पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने दावा किया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की। सदर और वज़ीर आज़म ने JUI के सरबराह से एक ऐसे वक्त पर मुलाकातें की हैं जब एक जानिब PTI 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होने जा रहे हैं, जिसमें कयास आराइयां हैं कि हुकूमती इत्तेहाद अदालती इस्लाहात पर मुश्तमिल आईनी तरामीम पेश कर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान से सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकातों में हिफ्ज़ मनासिब की हुस्न तरतीब अपनी जगह, काबिल तहसीन के प्रोटोकॉल में पहले सदर मुमलिकत ही आते हैं और फिर वज़ीर आज़म। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाई प्रोफाइल मुलाकातों से मौलाना राम हो गए हैं? क्या सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकातें मौलाना से मतलूबा मकासद हासिल कर सकेंगी या वो मौलाना फजलुर रहमान की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? इससे भी अहम सवाल यह है कि क्या PTI हुकूमत की जानिब से बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ के जवाब में हुकूमत से बगलगीर हो जाएगी और मुल्क की 2 बड़ी हरीफ जमातें मुल्क के लिए एक मेज़ पर आन बैठेंगी? बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा है। सेनेटर साहब, जो मुज़ाकरात की बात सामने आई है और उसमें मैंडेट दिया गया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, आमादा है पार्टी पूरी इस पे राजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नस्तईन। देखिए, जब ये चीज सामने आएगी तो उस वक्त पार्टी डिसाइड करेगी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर मैंने बात करनी होगी तो मैं प्रोबेबली गवर्नमेंट एज ए नून लीग से शायद मैं ना करना चाहूँ। अलबत्ता मैं जो बिलावल भुट्टो एज लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, मैं उनसे शायद बात करने के लिए शायद रजामंदी कर लूं। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर नून लीग की जो मेन लीडरशिप है उनमें देखा जाए तो चाहे वो मरियम नवाज साहबा है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो हमजा हैं, ये जो मेन 4 उनके लीडर्स हैं जिनको मैं बात कर रहा हूँ, उन सारों के ऊपर करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं। इसी तरीके से अगर मैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास देखूं तो उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो के ऊपर एज सच कोई बड़ा करप्शन का चार्ज नहीं है। हम शायद उनकी आइडियोलॉजी से एग्री ना करें, लेकिन अगर मैं उस पे परखूं कि यार ये करप्ट है या नहीं है, तो बिलावल भुट्टो एज ऑफ टुडे बिलावल भुट्टो के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। सो मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि मैं बिलावल भुट्टो से बात करने को तैयार हूंगा। दैट इज हाउ आई विल सी थिंग्स। अच्छा, लेकिन ऐसा है ना सेनेटर साहब कि ये सब है तो इत्तेहादी, इनका मौक़िफ़ भी एक है। पहले जरदारी साहब ने बात की मौलाना से और फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी तो फिर वज़ीर आज़म साहब भी पहुंच गए मिलने उनसे। देखिए, इस तरह है कि महमूद खान अचकज़ई जो है ना एक कॉमन ऑपोजिशन को लीड कर रहे हैं। अगर वो कॉमन ऑपोजिशन के साथ कोई बात करना चाहते हैं तो महमूद अचकज़ई साहब जो है ना, ही इज द राइट पर्सन टू डिस्कस विद। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्कशंस करना चाहते हैं तो वो एक दूसरी बात हो जाती है। और यस, महमूद अचकज़ई साहब जो है ना उनके साथ, उनके थ्रू या उनके साथ कर लें। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, वो दे आर मतलब वो आप ये समझ लें एक दूसरे के साथ हैं एज एलाइज हैं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो उनको सपोर्ट कर रही है लेकिन उनके हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनके साथ एज सच नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टैंस है वो 2 स्टैंस हैं। एक
जो मैंडेट चोरी है, अगर आप मैंडेट चोरी में देखते हैं तो जो फर्ज करें अगर हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशियरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के प्रॉब्ली जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो शायद किसी की भी इतनी 5 या 1%, 2%, 3%, 4% के वो है, लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, जो जिन्होंने एक्चुअल अगर उनसे वो हटा दिया जाए, उनके कोई नंबर्स नहीं रहते, तो वो PMLN है और MQM है, उनके पास ऐसा नहीं है, वो सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं। तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट, नॉट दैट आई रियली वांट, लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे लिहाज से देखा जाए तो मैं पीपल्स पार्टी को अंडर द लीडरशिप ऑफ ओनली बिलावल भुट्टो, मैं उनके साथ बात करने को तैयार हूंगा और मैंने उसकी वजूहात बता दी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखिए, ये महमूद अचकजई साहब का उनका एक डिसीजन होगा, और उसके बाद अगर पीटीआई एज एन पॉलिटिकल पार्टी के साथ करेंगे तो हमारी लीडरशिप का डिसीजन होगा। मेरा वो तो सर, अगर आप समझते हैं कि महमूद खान अचकजई मुनासिब नहीं है या उनको बीच में नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बराह रास्त आप मुज़ाकरा कर लें, आप बराह रास्त मुज़ाकरात कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तब भी मैं अचकजई साहब मुनासिब आदमी है, उनके थ्रू बात करें। अच्छा। लेकिन फिर जो डिसीजन मैटर जो होता है ना, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, उसका जो बैलेंस है ऑफ डिसीजन मेकिंग वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम अचकजई साहब का फाइनल वर्ड की बजाय पीटीआई के फाइनल वर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ऑपोजिशन का जो स्टांस होगा उसमें मेरी नजर में अगर अचकजई साहब कोई एक चीज डिसाइड करते हैं तो फिर उनकी बात को फाइनल होना चाहिए। अगर हमने उनको एक इख्तियार दिया, उनको एक पोजीशन दी है, तो फिर उनके डिसीजन को हम लोगों को एंडोर्स करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अब ये जो मौलाना से मुलाकातें हुई हैं सबकी, असल मुलाकातें तो आपकी हो रही थी, असद कैसर भी जाके मिल रहे थे, अचकजई साहब भी बीच में बैठे होते थे, वो क्या हुआ कि मौलाना ने इनसे भी मुलाकातों पर रजामंदी हासिल कर ली, यानी सदर पाकिस्तान से भी मिल लिए, वज़ीर आज़म से भी मिल लिए, आपसे मुलाकातों में डेडलॉक कहां पे था? ऐसी कौन सी चीज थी जो मौलाना आपसे मांग रहे थे, आप नहीं दे पा रहे थे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास डिमांड थी जो हम पूरी नहीं कर पाए या शायद वो पूरी कर पाएंगे। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी से मिलना चाहता है, और ख़ास तौर पे अगर मौलाना फजल रहमान की जो हिस्ट्री देखे इन क्लोजनेस विद पीपल्स पार्टी या PMLN की जो लीडरशिप है, उनके साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उन बेसिस पे आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं उनकी जगहों में कभी इनको ना कहूँगा कि भाई मैं नहीं मिलना चाहता, मैं ज़रूर मिलूंगा। अब वो मिलना अपनी जगह है, एक पॉलिटिकल स्टांस लेना वो दूसरी चीज है। पॉलिटिकल स्टांस आप लेते हैं, और अगर मैं मौलाना फजल रहमान की जगह हूं और मैं आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखूं, तो मैं कभी PMLN और पीपल्स पार्टी के इस सिनेरियो में उनके साथ ना जाऊं। उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर ये है कि वो लोग लॉस में जा रहे हैं, उनकी मकबूलियत कम हो रही है, उनसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही। तो अगर मैं आज उनके साथ बैठ जाता हूं और वो उनकी हुकूमत गिर जाती है अगले 1-2-3 महीनों में या बहुत ख़राब हो जाती है, तो फिर क्रेडिबिलिटी मौलाना साहब की बहुत ख़राब हो जाएगी। यानी मैं जो समझ पाया हूं आपसे सेनेटर साहब, आपकी बात से कि आप कहते हैं कि पहले तो हमारी मैंडेट की वापसी की जाए, लोगों को रिहा किया जाए, फिर बात होगी। यानी आपकी पहले ये प्री कंडीशन है, एक शर्त है आपकी। देखिए, किसी हद तक यस एंड दरमियान में नो भी। इसलिए होता है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो हमारा जो मेन मुतालबा है, इसमें कोई शक नहीं है, हम कहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स के थ्रू एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी हो कि ये जो इलेक्शंस जो हुए उसमें फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो तो मैंडेट जो है जिनको होना चाहिए उनको मिलना चाहिए। एक चीज अगर वो नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली हमारा, लेकिन एट द सेम टाइम बाज़ दफा अगर आप लोग दरमियान में डिस्कशंस करते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है इसको हम फ्री फेयर करवा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चीजें बाज अच्छा ये करवाएंगे कैसे सर? आप कहते हैं कि हम एहतजाज के जरिए अपनी बात बनवा लेंगे। एहतजाज की हिस्ट्री थोड़ी सी आपकी खराब हो गई है, आप एहतजाज की कॉल देते हैं, वापस ले लेते हैं। अब फिर आपने एहतजाज की कॉल दी थी, जलसे की कॉल दी थी, दोबारा आपने उसको रीस्केड्यूल कर लिया। हुकूमत के इजाज़त के बगैर जो है वो आप कहते हैं हमने एहतजाज करना है, लेकिन आप कहते हैं हुकूमत हमें इजाज़त भी नहीं दे रही, ये रोना भी आप रोते हैं। कोई आपको इजाज़त क्यों देगा सर? ये तो आपने अपनी ताकत से बात मनवानी है, वो भी आप में अब हिम्मत नहीं रहेगी।
देखिए, इस तरह है, कामयाबी और नाकामयाबी जो है उसको आप कैसे परखेंगे? देखिए, दो चीजें। एक, कामयाबी इस तरह है कि हम लोग एक सिग्निफिकेंट तादाद जो कि मतलब मेरे लिहाज से अगर 75,000 लाख से ऊपर बंदा आ जाए तो फिर मटेरियल नहीं होता कि वो 1 लाख है या 10 लाख है, फिर आप जो मर्जी कह दें, वो फिर मटेरियल नहीं होता है। 75,000 एंड अबव या 50,000 एंड अबव एक बहुत बड़ी तादाद होती है गैदरिंग की। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ अगर हमारे उतने आ जाते हैं तो हमारा जो जलसा है वो हमारा कामयाब हो गया। अब बात आ जाती है उसके सेकंड फेज की कि क्या हुकूमत हमें वो करने देगी, क्या वो हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकेगी और ये वाटर टैंक्स और ये सारी चीजें लेकर आएगी। अगर हुकूमत वो सारी चीजें लेकर आती है, कंटेनर्स रखती है, हमें बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट वो मंसूबा जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले की हड्डी बना, वो मंसूबा जिसकी तकमील की तारीख पर तारीख दी गई, लेकिन मंसूबा शैतान की आंत की तरह तवील होता चला गया। इस दौरान लागत भी बढ़ती गई, मंसूबे के डिजाइन बार बार तब्दील किए गए। डिजाइन तब्दील हुए तो लागत मजीद बढ़ी, करप्शन के इल्जाम भी लगे, बेकायदगियों की शिकायत भी आई, मंसूबा बनाने वाले ठेकेदार और हुकूमत में तनाज़ात भी हुए। कॉन्ट्रैक्टर आलमी अदालत में चला गया, 152 अरब रुपए का दावा कर दिया, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर में तस्फिया तय पा गया। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 152 अरब रुपए की बजाय सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्टर को देगी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बनाए गए तमाम केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने 2017 में शुरू किया था। बताया गया था कि यह 6 माह में मुकम्मल होगा और इस पर 49 अरब रुपए लागत आएगी, लेकिन मंसूबे की तकमील में ताखीर होती गई और लागत भी बढ़ती चली गई। बार बार इसके मुकम्मल होने की तारीखें बदली गई। पहले कहा गया कि अप्रैल 2018 की बजाय मई में मुकम्मल होगा, फिर कहा गया मई में नहीं जून में मुकम्मल होगा, फिर कहा गया दिसंबर में, फिर दिसंबर 2018 को भी इसका इफ्तिताह ना हुआ तो 23 मार्च 2019 की तारीख दी गई। तब भी यह मंसूबा मुकम्मल ना हुआ तो जून 2020 की तारीख दी गई, फिर जून तक यह भी मंसूबा मुकम्मल ना हुआ, इसका इफ्तिताह अगस्त 2020 में जाकर हुआ। मैं के लोगों को, सूबे के लोगों को कहता हूँ कि ये 5-6 महीने तकलीफ उठानी पड़ेगी और उसमें मैं भी शामिल हूँगा, इस सड़क में मैं भी गुजरता हूँ। ये 6 महीने इसके कंप्लीट हो चुके, इस महीने 7 महीना हो जाएगा, अगले तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 23 मार्च को इंशाल्लाह हम ज़रूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फैसला करता हूँ। 2019 में मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह और कंफर्म है। ये कहें कि दिसंबर से पहले तो मैं आपको कहूँगा इंशाल्लाह। पीटीआई हुकूमत के दावों के मुताबिक अक्टूबर 2017 में शुरू होने वाला यह मंसूबा अप्रैल 2018 में मुकम्मल होना था, लेकिन फिर न सिर्फ इसे मुकम्मल होने में 6 माह की बजाय 3 साल लगे, बल्कि लागत भी 49 अरब रुपए की बजाय 66 अरब 43 करोड़ रुपए आई। इस दौरान ये खबरें भी आती रही कि बीआरटी मंसूबा जल्दबाजी में शुरू किया गया, इसकी मंसूबाबंदी नाकिस थी और इसका डिजाइन बनाते हुए संगीन नौयत की कोताहियां भी की गई। मंसूबे के डिजाइन में बार बार तब्दीलियां की गई। इस दौरान ऐसा भी हुआ कि कुछ हिस्से तामीर किए गए, लेकिन बाद में इनमें गलतियां निकल आईं, फिर तामीर शुदा हिस्सों को दोबारा तोड़ा गया, इससे भी ताखीर होती गई और लागत मजीद बढ़ती गई। बीआरटी कॉरिडोर में 3 मकामात पर बस स्टेशनों के लिए बनाई गई सड़क मुकर्ररा हुजम से कम पाई गई, जिससे इन मकामात पर दोबारा तोड़फोड़ की गई और इन हिस्सों को दोबारा तामीर किया गया, जिससे हुकूमत शदीद तनकीद की जद में भी आई। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली एशियन डेवलपमेंट बैंक चला रहा है और उसके फर्गूसन कंपनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वो उसकी कंसल्टेंट है। वो इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, साइड पर चेंजेस हुए हैं, जो इंक्रीज हुआ है, कुछ एरिया इसकी लेंथ इंक्रीज हुई जो बड़ा मार्केट में जाना था और कई जगह पर क्योंकि ऑन ग्राउंड चेंजेस हुए हैं, ये सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई इसका कंसर्न नहीं है।
न सिर्फ इस मंसूबे में ताखीर होती गई बल्कि करप्शन के इल्जाम भी लगते गए और तहकीकात भी हुई जिनको रुकवाने के लिए अदालतों का रुख किया गया। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर यह तहकीकात रोक दी गई। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया। FIA ने तहकीकात के लिए टीम भी बनाई, इस टीम ने रिपोर्ट भी जमा कराई, लेकिन फिर सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने FIA को भी तहकीकात से रोक दिया। इस वक्त के चेयरमैन नैब ने बताया था कि BRT के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, लेकिन अदालती हुक्म की वजह से तहकीकात नहीं कर सकते। BRT है वो 17 अरब से शुरू हुई थी, 117 अरब तक पहुंच गई है। नैब एक्शन क्यों नहीं लेता? सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लिया गया, ये एक्शन नहीं लिया जा सका कि कुछ अदालतों के स्टे ऑर्डर हैं। नैब कर क्या रहा है? नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा। नैब कर क्या रहा है? वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में तहकीकात का अमल बंद करा दिया तो 2022 में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में BRT पेशावर मंसूबे में 50 अरब रुपए की करप्शन और बेकायदगियों की निशानदही की गई। इसी रिपोर्ट पर मार्च 2023 में निगरान सूबाई हुकूमत ने दोबारा यह केस खोलने का फैसला किया, लेकिन इस साल 28 मार्च को खबर आई कि पेशावर BRT बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया है कि हुकूमत ने बार बार डिजाइन में तब्दीलियां कराई, अदायगियों में भी ताखीर की, इसलिए इसे 152 अरब रुपए अदा किए जाएं। यह दावा लेकर कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालसी अदालत चला गया। इस पर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फैसला किया अदालत से बाहर ही कॉन्ट्रैक्टर से तस्फिया कर लिया जाए। अब वो तस्फिया हो गया है और कॉन्ट्रैक्टर को 152 अरब रुपए की बजाय सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। ये रकम लेकर कॉन्ट्रैक्टर सालसी की आलमी अदालत से अपना केस वापस लेगा और नैब भी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अपना केस वापस ले लेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। नौज़ायदा बच्चों को कौन सा दूध पिलाया जाए, मां का दूध या फार्मूला मिल्क? बच्चे की सेहत के लिए कौन सा दूध बेहतरीन है? पाकिस्तान में फार्मूला मिल्क के इस्तेमाल, यानी इसको डब्बे का दूध कहा जाता है, उसके इस्तेमाल में इजाफा क्यों हो रहा है? इस हवाले से आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास हुआ, जिसमें डब्बे के दूध की कंपनियों की गैर अखलाकी मार्केटिंग पर सवालात उठाए गए। साथ ही फार्मूला मिल्क कंपनियों के असर रसूख पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत ने फार्मूला मिल्क गैर अखलाकी मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत आमिर वलीउद्दीन चिश्ती ने कहा कि ड्रैप फार्मूला मुल्क समेत बेबी फीड कंपनियों की गैर कानूनी हरकतों पर एक्शन ले। फार्मूला मिल्क के नुकसान दे असरात के हवाले से मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाई जाए, जिसके जवाब में ड्रैप हुकाम ने इंकशाफ किया कि फार्मूला मिल्क कंपनियां मुख्तलिफ तरीकों से ड्रैप पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। कंपनियां बेबी फीड को ड्रैप के दायरे कार से निकालने के लिए केसेस कर रही हैं। सवाल यह है कि फार्मूला मिल्क कंपनियां ड्रैप पर एतराजात क्यों उठा रही हैं? कंपनीज के मफादात क्या हैं? इस हवाले से रवा हफ्ते ही हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद का कहना है कि डॉक्टर्स कंपनियों से कमीशन लेकर माओं को बच्चों के लिए डब्बे का दूध तजवीज करते हैं। वाइस चांसलर के मुताबिक एक सर्वे में 80% पाकिस्तानी माओं ने बताया कि मां के दूध की जगह डब्बे का दूध पिलाने की तजवीज डॉक्टर्स, नर्सों और अस्पताल के तिब्बी अमले ने दी है। इनका कहना था कि चंद डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क कंपनियों की मिली भगत से काम करते, कमीशन लेकर डब्बे का दूध तजवीज करते। उन्होंने कहा कि मां का दूध बेहतरीन कुदरती मदाफियत देता है। डब्बे के दूध से बच्चों में दिल, शुगर और मुस्तकबिल में जहनी अमराज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ जो मौजूद होंगे हेल्थ एक्सपर्ट होंगे आमिर चिश्ती साहब। इस वक्फे के ब्रेक के बाद हाजिर हैं। हमें ज्वाइन किया है कायमा कमेटी बराए सेहत सेनेट कमेटी के चेयरमैन जनाब आमिर चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो गैर अखलाकी मार्केटिंग कहा जा रहा है कि फार्मूला मिल्क जितने भी बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी मार्केटिंग गैर अखलाकी है, इसकी वजाहत करें सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। सिलसिला ये है कि मैंने उसके ऊपर ये कहा था कि जो इश्तिहारात चल रहे हैं, हमने जो सेक्रेटरी साहब को भी और ड्रैप को भी कहा है कि एक इश्तिहारी मुहिम चलाएं जिसमें आप अवाम नास को बताएं कि जो माँ का दूध है, ब्रेस्ट फीड है, वो अव्वलीन तरजीह है। इसी उससे का नेमुल बदल तो कोई फार्मूला मिल्क
या किसी किस्म का बेबी फूड नहीं हो सकता। और इस्लाम में भी कि 2 साल तक बच्चे का हक है कि वो अपनी माँ का दूध पिए। तो उस पर ही मैंने उनसे सवाल किया था कि ये जो इतने ज़बरदस्त इश्तिहारात आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 1 महीने से 3 महीने और 3 महीने से 2 साल तक जो है आप ग्रो मिल्क या जो कि रियल मिल्क नहीं होता, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ था डिफरेंट कंपनी से, जिसकी वजह से हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर मैंने उनको कहा था कि इस पर देखें कि किसी किस्म की भी फेयर प्रैक्टिस प्राइस होनी चाहिए, फेयर प्रैक्टिस बिजनेस होने चाहिए पाकिस्तान में। ये वहाँ पे बात हुई और हमने अहकाम भी उनको यही दिए हैं कि जो ड्रैब रेगुलेटर है वो अपने फ़राइज़ जो हैं बेहतर तौर पे अंजाम दें, चूँकि ये हमारी नस्ल का मामला है आइंदा आने वाली। अच्छा जी। अच्छा चिश्ती साहब, ये बात भी सामने आई है कि ये जो फार्मूला मिल्क कंपनीज हैं ये ड्रैब के दायरे इख्तियार में नहीं आना चाहती हैं, क्या ये हकीकत है? नहीं, ये मेरा ही क्वेश्चन उनसे था, सेक्रेटरी साहब से भी और ड्रैब के सीईओ से भी, कि वो लोग क्यों नहीं आना चाहते इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि वो फूड डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें और ड्रैब को ना करें, चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और ये केस वो 2 कोर्ट से जीत भी चुके हैं। तो अदालत ने भी इसको इंडोर्स कर दिया है कि तमाम फार्मूला मिल्क और बेबी प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं वो ड्रैब के ही अंडर में आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तस्दीक भी हो गई है कि ड्रैब जो है इस मामले में सही है। लेकिन मैंने जो प्रेजेंटेशन में सेक्रेटरी साहब को भी और ड्रैब को भी ये अहकाम दे दिए हैं कि आइंदा आने वाले सेशन के अंदर वो यूनिसेफ को भी बुलाएं, वो भी प्रेजेंटेशन हमने दे जाता है, जो WHO का इदारा है। और अगर फार्मूला मिल्क वाले और बेबी फूड बनाने वाले, चूँकि मैं बड़ा बिलीव करता हूँ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस के ऊपर, तो हम उनको भी मौका देंगे कि वो भी अपना मदद जो भी उनके मामलात हैं, जो भी उनकी मुश्किलात हैं, मल्टीनेशनल कंपनी भी और लोकल कंपनी भी, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दें और जो इंशाल्लाह अवामुन्नास और हमारी आइंदा वाली आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह हमारी रिकमेंडेशन वही होंगी। अच्छा सर, आपने ये भी कहा इजलास में कि ये जो फार्मूला मिल्क कंपनी इश्तिहार बनाती हैं ये गैर अखलाकी हैं और ये सही तरह से आगाह नहीं कर रहे, इसके नुकसानात के बारे में आगाही दी जाए आवाम को। तो सर इसके नुकसानात हैं क्या इस डब्बे के दूध के? नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये मिस रिपोर्ट हुआ है। मैंने उन फ़वाइद के बारे में बात की है कि जो ब्रेस्ट फीड है, मदर फीड जो फर्स्ट फीड है, उसके जो आप मुहिम चलाएंगे उसमें माँ के जो दूध है और ब्रेस्ट फीड है उसको उजागर करें, ये मैंने उनको कहा। अच्छा सर, मैंने कोट किया था हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर शहजाद, उन्होंने एक सर्वे का हवाला दिया। उन्होंने कहा 80% माएँ जो अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती हैं वो इस वजह से पिलाती हैं कि डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं। और फिर यह भी बात हुई कि डॉक्टर्स या वहाँ का जो तिब्बी अमला है उनको ये कंपनियां कमीशन देती हैं कि आप डब्बे का दूध रेकमेंड करें। इसमें किस हद तक सच्चाई पाई गई है सर? अगर इस पर तहकीकात हुई हैं तो जब कोई कार्रवाई करेंगे आप? ये जो पॉइंट आपका है ये भी हाईलाइट हुआ है और इसी पे मैंने कहा था कि जो ये इलीगल प्रैक्टिस हैं वो ये प्रैक्टिस हैं जो कि नर्सिंग स्टाफ के ज़रिए, डॉक्टर्स के ज़रिए, वो ये माँ जो नई बनी माएँ होती हैं उनको ये कहते हैं कि आप फार्मूला मिल्क पहनाएँ, अपना बच्चों को पिलाएं और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो दें। तो मेरा जो प्रेफरेंस थी और जो मैं चाह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको उजागर करे वो मदर फीड है कि अगर मदर फीड मिलती है तो उसको डिफरेंट चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पे भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर किसी को ज़रूरत है बच्चे को और मदर वो प्रॉपर फीड नहीं करा सकती तो थ्रू प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बजाय और वो मेडिकल स्टोर पे वो चीज़ दस्तियाब हो। ये ना हो कि वो आम जनरल स्टोर में फार्मूला मिल भी और डिफरेंट बेबी फूड मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल नामुनासिब था मेरी नज़र में भी। और कमेटी के जितने अरकान थे उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है और उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि यूनिसेफ भी हमें इस पर प्रेजेंटेशन दे, फिर हम आगे का हिकमत अमली थे। ठीक है शिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।